से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब ये लाउड स्पीकर का सबसे पहले विवाद हुआ था, सोनू निगम वाला वाकया उन्होंने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि तब हमने कह दिया था कि अजान पढ़ना जरूरी है लेकिन वो लाउड स्पीकर पर वो जरूरी नहीं है। अभी जब मंदिरों पर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में तो वो कह रहे हैं कि आखिर मंदिरों से लाउड स्पीकर क्यों हटाए जा रहे हैं, मैं अपनी पूजा पाठ को उस लाउड स्पीकर के जरिए बेहतर तरीके से कर पाता था। ये जो दो तरह की बात वो कह रहे हैं, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि इनको खुद को नहीं मालूम। मैं अभय जी से कहूँगा, आज आपने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक उद्धृत किए और कहा कि इतनी बढ़िया बात है सनातन धर्म में। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कांग्रेस की सरकार 2 जगह पूरी और 2 जगह आधी है, ठीक है ना। उस 4 स्टेट्स में, और 4 में नहीं कर पाओगे तो 2 में आप स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाने का आदेश दे दो। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो अभी आपने श्रीमद् भगवत गीता से कही हैं, वाची हैं, वो सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो देखिए कितने बढ़िया बनेंगे वो। आपने तो बहुत बढ़िया बात की, मेरा सनातन इस बात की आदेश देता है, इस बात की अनुमति देता है, इस बात की ये मर्यादा है, दया करुणा क्षमा, और ये सच है। तो उसको स्कूलों में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 1 बात, जिस तरीके से अजान से विरोध नहीं है उसी तरीके से सिर्फ इस बात का विरोध है कि उतनी आवाज़ में जो मंदिर के भीतर या मस्जिद के भीतर आवाज़ रहे। किसी का आरती से विरोध नहीं है, किसी का अजान से विरोध नहीं है, और सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? किसी एक धर्म को सबसे ज़्यादा उन पर आरोप लगते थे, हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी, हिंदू मॉन्क। विदेशी मीडिया जो है इनके जो बाहर जा कर के ट्वीट करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, उसके आधार पर विदेशी मीडिया जो लिख रहा था, सबसे बड़ा उदाहरण मंदिर और मस्जिद में स्वयं अपने आप। मुझे मालूम है कि इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अपने आप कैसे हो गया। ऐसा भी क्या प्रशासन हो सकता है क्या कि प्रशासन चाहे और लोग अपने आप बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी दंगे फसाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने आप उतार लें? यही प्रशासन होता है। इसी को राम राज्य कहते हैं, इसी को राम राज्य कहते हैं। मैं प्रीति जी 10 सेकंड और लूंगा। और एक ऐड क्वेश्चन ले लीजिए, वो सवाल शायद उनके जहन में भी आ रहा होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य हैं जहां पर देखिए 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कौन कौन से राज्यों में कार्रवाई की गई है लाउड स्पीकरों को लेकर, ये बता दीजिए व्यूअर्स। मैं कह रहा हूं कि मेरा को भाजपा के शर्मा जी बैठे हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन जहां जहां भाजपा क्या किसी भी दल की सरकार हो, वहां पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, उसको लागू करना फर्ज है, जिम्मेदारी है जी सरकार की, एग्जीक्यूटिव की। अब तक क्यों नहीं किया ये पूछना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। बताइए के जी, जवाब दीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार है? प्रीति जी, आपको जानकारी होना चाहिए, आपके पास इतने मीडिया की टीम है हर स्टेट में, आप पता करा लीजिए। हर स्टेट में इस तरह के सारे प्रयास भी चल रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं और लोगों को हटाए भी जा रहे हैं, इसीलिए और किसी स्टेट से आप कोई विवाद नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हद क्या है इसको समझने की जरूरत है प्रीति जी। हद ये है कि एक तरफ तो इसकी बात हो रही है, अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि हमने तो कह दिया कि वे अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी जब ईद का वो दिन था, जिस दिन जयपुर में जो नमाज पढ़ी गई, जो ईद के पहले की नमाज थी, आपने दोनों तरफ सड़क का बैरिकेड किया, 18 से 20 आपने लाउड स्पीकर लगवाए और पूरा सड़क जाम करके 2.5-3 घंटे तक पूरी ट्रैफिक जाम कर दी और आपने वहां नमाज पढ़वाया। ये किसके मुंह को चिढ़ाने के लिए आपने किया था? ये क्यों किया गया आपके द्वारा उस अपने राज्य में? केवल आप स्पेशल एक राज्य में आपने क्यों दिखाया? यही वो राज्य। एक मिनट प्रीति जी, मुझे आप बात पूरी करने दीजिए, पहले मुझे नहीं बोलने दिया गया था पूरी बात करने। दूसरी बात, इनकी दोहरापन देखिए अभय जी का, अभी ये गा रहे थे, यही जयपुर, यही राजस्थान है जहां आप ऑर्डर निकालते हैं 4 अप्रैल को कि रमजान का महीना है, इसलिए आप जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बिजली नहीं कटेगी, और उसी समय नवरात्र, रामनवमी चल रही, नवरात्र चल रहा होता है, करोड़ों माताएं बहनें जो है उस समय जो नवरात्र का व्रत करती है। आप हिंदुओं के मंदिर मोहल्लों से बिजली काट के उनको बिजली देंगे, आप उसमें रामनवमी भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपको क्यों को तुष्टीकरण करना है? और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शिवसेना जो है इसलिए जो है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा क्रॉस कर रही है कि साथ में बैठी सरकार चला रही है, और ये जो है उसका विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं। इस अभय जी, आप लोग अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं हिंदू हितैषी, लेकिन जो आप अपने राज्य में काम कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से हिंदू विरोधी, ये भारतीय जनता पार्टी का आप पर आरोप है। प्रीति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को आमंत्रित करता हूं, आओ राजस्थान आना, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार थी जब आओ, महाराष्ट्र में आना।
नवरात्रि पे गरबे पूरी आस्था के साथ रोड पर बनाने की अनुमति दी जाती है। महालक्ष्मी की आरती, मां काली की आरती रोड पर बाकायदा अनुमति देके सैकड़ों लाउडस्पीकर लगाकर हम लोग पूरी जवाब बस धारा 144 लगा दी गई। झूठ बोल रहे हैं आप कि ये धारा 144 लगाई गई हनुमान जन्मोत्सव पर। कहाँ रुकती है? हनुमान जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर धारा 144 लगाई गई। राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई। मैं आपके झूठ बोल रहे हैं अभय दुबे। अभय दुबे साहब प्रीति जी, मैं ऑर्डर दिखाऊंगा। एक सेकंड अभय जी को कंप्लीट करने दीजिए बात को। अभय जी बोलिए। हाँ, अक्षय तृतीया पर, और जहां पता है खरगोन में नारददेव ब्राह्मण, हमारे समाज के ब्राह्मण सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया पूरे उसमें। अरे एसपी को गोली मार दी, सड़क पे पड़ी जा सकती है, जुलूस सड़क पे नहीं निकाला जा सकता। यही तो हम कह रहे हैं, जुलूस सड़क पर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन नमाज सड़क पे पड़ी जा सकती है। ये है अभय दुबे, निकालना चाहते हैं, ये है अभय दुबे। उसका जवाब तक नहीं देना पकड़ा गया। गुजरात में, ये पकड़ा गया आपका झूठ, जो पूरे देश धारा 144 लगाओगे पूरे देश में। रामनवमी के जुलूस निकालने के समय कर्फ्यू हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकालने समय आप धारा 144 लगाओगे राजस्थान में। सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हुए नमाज पढ़ने के लिए सड़क बंद कर दोगे, दोनों तरफ से लाउड स्पीकर लगाओगे। ये आपकी असलियत। कैसे रोक दोगे? आपकी असलियत है ये, आघात करोगे, बताओ। आपकी असलियत है ये। थोड़ी सी आती हो शर्म तोड़े की नहीं तोड़े, तो सच को स्वीकार कर लो। राजस्थान में 300 साल आपके ही मुख्यमंत्री, आपके ही मुख्यमंत्री बने थे साल भर के लिए कमलनाथ, वसुंधरा जिन्होंने कहा था मंदिर तोड़ दिए थे। मुझे 90% नहीं, गुजरात 100% मुसलमानों का वोट चाहिए, इन हिंदुओं को तो बाद में देख लूंगा मैं। क्या बात करते हो? ये थे। अच्छा, कौन है दानिश अंसारी? अरे यही है, यही है। किसको मंत्री बना दिया? हिंदुओं को हटा के दानिश अंसारी को बताओ। कौन है सैफुल्ला जो पंडितों की हत्यारा था, कश्मीर में उसको टिकट दिया, वार्ड नंबर 13 से टिकट दिया। धारा 144 लगाते हो। रुबेल शेख हनुमान जन्मोत्सव पर धारा 144, बांग्लादेश का नमाज ईद की नमाज के लिए सड़क बंद, दोनों तरफ से खुल करके पूरी सड़क पर पढ़ो। कौन है? ये हुआ ना? बताओ। मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहती हूँ, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। मैं प्रकाश महाजन जी को इस चर्चा में लाना चाहती हूँ। प्रकाश महाजन जी, सर एक बात बताइए, अगर कोई बात, एक सेकेंड अभय दुबे जी, बहुत बोलिए, सुनिए तो सर, प्रकाश जी को बोलने दीजिए। प्रकाश जी, अगर कोई बात किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को गलत लगती है, उसका जवाब उससे भी बड़ा गलत कार्य करके अगर दिया जाता है, तो फिर ये कैसी राजनीति है? और फिर एमएनएस की इस राजनीति पे सवाल खड़ा क्यों ना किया जाए? अगर अजान का शोर आपको शोर लगता है, अजान की आवाज आपको शोर लगती है, तो फिर अगर हनुमान चालीसा उससे दोगुनी आवाज में सुनाई पड़ेगी, तो फिर उसको शोर की कैटेगरी में आखिर क्यों ना खड़ा किया जाए? इस पर आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये प्रीति जी, राज ठाकरे जी ने क्या कहा था, जब अगर ये अजान बंद नहीं होगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कोई सही तरीका नहीं है, गलत काम को गलत साबित करने का कोई सही तरीका नहीं है राज ठाकरे जी के पास। तो सही तरीका तो हम बोल रहे हैं ना, हमने तो कहा ना कि भाई आप आवाज कम कर दो, वो आवाज कम करने को तैयार नहीं है। और पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में 30,000 एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजी है। अब हम क्या करें? हम तो नोटिस भेजा है तो गलत भेजा है। अगर आप जबरन कोई कार्य कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो राज्य देखेगा अपने हिसाब से। नहीं कर रहा है तो राज्य से सवाल पूछिए। वो नहीं देख रहा है, दिखाइए जरा आनंद दुबे जी को। आनंद दुबे जी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, तो एमएनएस ने कमान संभाल ली है, आप लोगों को इसमें तकलीफ क्या है? ओफो, देखिए, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आज हम हनुमान चालीसा और अजान पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन आज आरबीआई के गवर्नर निशिकांत दास ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल और बढ़ेंगे, और सेंसेक्स 1000 के नीचे गिर गया। लेकिन हम ये सब कब करें? जब ये मन से, ये बीजेपी, ये टीमें जब हमें इससे निकलने दे, तब हम विकास का मॉडल चलिए हम बात कर लेते हैं। आनंद दुबे जी, तब हम निकलेंगे। आनंद दुबे जी, चलिए बात कर लेते हैं। मुझे बता दीजिए महाराष्ट्र में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? मुझे बता दीजिए, महाराष्ट्र का बता दीजिए, बाकी छोड़िए, मैं चर्चा कर लूंगी। बाकी के जी हैं, अवनीश जी हैं, बाकी डिटेल्स मैं मांग लूंगी। आप मुझे महाराष्ट्र का आंकड़ा दे दीजिए। महाराष्ट्र में महंगाई को लेकर क्या स्थिति है, बेरोजगारी दर क्या है, और बता दीजिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थितियां क्या है?
पहले तो आपको थोड़ा मैंने ये कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि महंगाई का जो विषय है एक केंद्र सरकार के अधीन होता है, क्योंकि जब केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती तो पूरे देश में महंगाई बढ़ती। ऐसा नहीं होता कि तेलंगाना में अलग महंगाई है, महाराष्ट्र में अलग है, झारखंड में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है। पेट्रोल डीजल पर वैट कहां पर कितना है? पहले सुनिए। दूसरी बात कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरे भाई महाराष्ट्र, हरियाणा, बेरोजगारी पहले सुनिए। अरे उत्तर प्रदेश, अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं बोलेंगे, सेना का मुख्यमंत्री है, लेकिन बड़े राज्यों के बड़े राज्यों, हनुमान चालीसा राजद्रोह, हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है, कहिए ना। ये सब बोल रहे महाराष्ट्र में तो मैंने नहीं बोला। अगर ऐसी डिबेट राजद्रोह है, ऐसी ओछी डिबेट होगी तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। आनंद जी बोलिए, नहीं ओछी डिबेट मत बोलिए, सबको रोको। ओछी का है, आपसे पूछा महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर क्या है, आप गुजरात उत्तर प्रदेश बोलने लग गए। आप मुझे बोलने दीजिए, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। दूसरा सिलेबस, दूसरा सुनिए पहले, भाई जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया उसका जवाब दे रहे तो जीरो ही मिलेगा ना। प्रीति जी, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रीति जी, कितनी जलन होती है जब सच्चाई बोल दो। देखिए, मैं कह रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के ज्यादातर बेरोजगार लड़के दिल्ली या मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में आते हैं। ये स्पष्ट करता है कि हम रोजगार देने वाले राज्य हैं, न कि रोजगार के लिए परेशान होने वाले राज्य। हमारे लड़के पलायन नहीं करते। वो दिन गए। पलायन कौन करता है? आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र से आगे उत्तर प्रदेश है, अब कर्नाटक, महाराष्ट्र से आगे है उत्तर प्रदेश। पंजाब, आंकड़े देखो जाकर के, महाराष्ट्र में आंकड़े जाकर के देखो, उत्तर प्रदेश आगे है आपसे। उद्योग हैं हमारे महाराष्ट्र में, इंडस्ट्रीज हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, बैंक है। तो हमारे राज्य की तुलना आप उन राज्यों से मत करिए जहां केवल बोलते ना कि एक प्रोपोगंडा के तहत सरकार चलाई जाती है। हमारा राज्य जब सरकार में आनंद दुबे जी, तो जरूर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों को लेकर क्या नजरिया आपकी पार्टी का रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं एक उत्तर भारतीय हूँ। हाँ। और शिवसेना का प्रवक्ता। देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर भारतीय हैं तो आप गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप महाराष्ट्र में उस पार्टी में हिस्सेदारी निभा रहे हैं जो एक वक्त में उत्तर भारतीयों का बड़ा मुखर विरोध करती थी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है सर। आई एम सॉरी, वो महाजन जी की पार्टी। ना, वो भी है, आप भी हैं, आप दोनों हैं। केके जी जवाब दीजिए जरा। केके शर्मा जी आइए। में सम्मान 4-4, 5-5 लोगों को एमपी एमएलए बनाया। देखिए, अब मैं कांग्रेस, अभी जब शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कितना निरीह ये बैठे हुए हैं, मतलब कितनी दयनीय हालत इनकी है। ये कह रहे हैं कि हम तब किसी और क्षेत्र पर काम कर पाएंगे जब हम इस सब चीजों से बाहर तो निकलें। प्रीति जी, जब आप प्रशासन का अपराधीकरण कर देंगे, जब आप कानून को गुंडागिर्दी में बदल देंगे, तो हम आप पर आवाज नहीं उठाएंगे और हम नहीं बोलेंगे। और आप ऐसे यदि कानून व्यवस्था भी नहीं संभल रही है और महाराष्ट्र का विकास भी नहीं है, तो जाके झांझ बजाइए। तब फिर कहां शासन में सत्ता में बैठे हो, झांझ बजाइए जाके। और इसीलिए आपकी जो दोहरी नीति है, मैं प्रीति जी एक उदाहरण देकर खत्म करता हूँ अपनी बात। चुनौती नहीं, किसको? आप तो निरीह महिला को उठा के जेल में डालते हो। आपकी क्या सी सैनिक हो? अरे कभी दिल में झांक के देखो। ऐसे शब्द आपके शर्म आनी चाहिए कि आप जो है एक महिला ट्वीट कर देगी, उसके घर जो है बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो। आप अपराधी नहीं संभल रहे हैं आपसे। और आप जो एक महिला जो ट्वीट कर दे, एक महिला केवल कोई बात कर दे तो उसके घर आप बीएमसी लेके पहुंचते। इसीलिए, और उसको आपके नेता संजय राउत किस लेवल तक की बातें करते हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं कि सुनकर शर्म आ जाए उनकी बहन बेटियों को भी। हाँ, लेकिन शर्म नहीं आएगी शिवसैनिक को। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप अब वो शिवसैनिक बचे नहीं, आप तो गुंडाओं की पार्टी बन के रह गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और एक बात कहकर प्रीति जी समाप्त करता हूं, इनका दोहरापन और मुस्लिम तुष्टीकरण। नासिक का इनका डीएम ऑर्डर निकालता है, वो कहता है कि जब अजान होगा तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कोई जो है लाउड स्पीकर अपने घर में नहीं चलाएगा, अगल बगल में कोई पूजा प्रार्थना नहीं हो सकती है। क्यों भाई? मेरे बगल में मैं वो हूं, सत्यनारायण भगवान की मेरे यहाँ कथा है, तो मैं लिमिटेड डेसिमल में क्यों नहीं चला सकता? लेकिन आपकी तुष्टीकरण की हद देखिए। और यही तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में करती है कि 7 अप्रैल से लेकर 9 मई तक 7 अप्रैल से लेकर 9 मई तक कोई भी शोभा यात्रा निकलेगी
तो धारा 144 होगी, जिसके अंतर्गत कोई अपने घर के ऊपर धर्मध्वज नहीं लगा सकता, कोई अपने घरों के ऊपर शोभा यात्रा पे फूल नहीं फेंक सकता। अरे मुगलों की सरकार चला रहे हैं आप लोग। औरंगजेब के जो है, औरंगजेब को अब आप ही लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है, यही कांग्रेस और शिवसेना मिलकर।